वेलकम टू स्टडी विद एडीपी क्लास के साथ। आइए हम 65 बीपीएससी के क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कल हमने 115 क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए थे। अब हम आते हैं 116 क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है ये यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? देखिए, कान्हा देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दो, चाय बागान की जो बात हो रही है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गिरनार। जी हाँ, कान्हा देवन पहाड़ी भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। ठीक है, ये क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन पर अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत की गई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाटी का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का जो दार्जिलिंग है वो मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए नीलगिरी और दार्जिलिंग हमने पढ़ लिया और कान्हा देवन के बारे में भी हमने पढ़ा। लेकिन जो सिक्किम राज्य के दक्षिण से पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है, ठीक है, गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, गिरनार जो है वो गुजरात में और यहाँ पर भी कोई भी चाय का विकास नहीं हो पाया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर देखिए, बताइए मुझे क्या हो सकता है। तो इस देखिए, इसका राइट आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। क्यों है ये बता दूं। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2019 के द्वारा जो पतझड़ है उसको वन का सर्वाधिक विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, 41,017 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 41,017 वर्ग किलोमीटर में। तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ है सेकेंड नंबर पे, जहाँ पे सेकेंड नंबर पे है ये, जहाँ पे 39,266 किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक, इसलिए जो सबसे पहला नंबर है वो एमपी का है और दूसरा नंबर छत्तीसगढ़ का है। आइए थर्ड को 118 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। वही बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है कैम्बे खाड़ी। जी हाँ, जो ESSO है इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले जो क्षेत्र हैं वो है कच्छ की खाड़ी, मलबन क्षेत्र, लक्षद्वीप द्वीप समूह, फोर्थ है मन्नार की खाड़ी, फिफ्थ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए, मन्नार की खाड़ी आती है प्रवाल भित्ति के लिए, कच्छ की खाड़ी भी आ रही, लक्षद्वीप भी आती है, मलबन का क्षेत्र के अलावा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 5 श्रेणियाँ आती। लेकिन इसमें कैम्बे की जो खाड़ी है वो प्रवाल भित्ति के लिए नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है यहाँ पर। 119 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? ईसाई, हिंदू, सिख, जैन और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है भाई? ईसाई होगा, हिंदू होगा, सिख होगा, जैन होगा, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, जो जनगणना 2011 के अनुसार हुई थी, भारत में जो धार्मिक आधार पर साक्षरता दर हुई थी ना, वो सबसे सर्वाधिक जैन की पाई गई थी। ठीक है, जैन धर्म सबसे ज़्यादा साक्षर थे उस जमाने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 120 निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील, गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका जो राइट आंसर है वो टोडा केरल है। हाँ, ये जो है जोड़ी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भील जो है वो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि, ठीक है, जनजाति पाई जाती है। जो गद्दी है ना, वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो सही है सेकंड वाला भी। कोटा जो है वो तमिलनाडु पाई जाती है और टोडा जो है वो ये जनजाति जो हमारी है ये केरल में ना पाके तमिलनाडु में पाई जाती है। ये तमिलनाडु की जनजाति है, ना कि केरल की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, जो टोडा है वो तमिलनाडु की जनजाति है, केरल की नहीं, तो इसलिए फोर्थ आंसर जो है वो राइट नहीं है। ठीक है,
निम्नलिखित में भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? अब हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही है ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप लोगों को 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब चेन्नई वाइजैक, मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई, अमृतसर कोलकाता और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है भाई? तो बता दीजिए इसका राइट आंसर है ना, वो है सी दिल्ली मुंबई। जी हाँ, जो भारत का दिल्ली मुंबई है ना, वो औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य ये समझौता 2006 को हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? पहला है मुंगेर, दूसरा है रोहतास, तीसरा है जमुई, चौथा है नवादा और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ना, वो है रोहतास। जी हाँ, बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। ठीक है, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विभिन्न क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी की घाटी जो रोहतास में है वहाँ पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 21, 17, 12, 6 या फिर में से कोई नहीं। तो बता दो बिहार राज्य की जो संख्या है ना, वो 12 है। हाँ, बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर व्यवस्थित किए गए, जिनमें सारण, बक्सर, उनके नाम भी आप याद कर लीजिए। पहला सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। ठीक है, इस तरह आपके 12 राज्य शामिल हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में व्यवस्थित है, स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीमबंध, गौतम बुद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ना, अभ्यारण्य वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर भीमबंध है। जी हाँ, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो हुई थी ना, वो 1976 में बिहार में की गई थी। ठीक है, और ये मुंगेर जिले में हुई है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 68.99 किलोमीटर स्क्वायर है। सॉरी, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और देने के जो अन्य आपने ऑप्शंस उसमें बता दो। जो बाल्की वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, अभ्यारण्य सारे ही हैं। जो वाल्मीकि वन्य अभ्यारण्य है वो पश्चिमी चंपारण में, जो गौतम बुद्ध वाला है पक्षी वाला वो अभ्यारण्य वो गया जिले में है, तथा राजगीर वाला जो वन्यजीव अभ्यारण्य वो नालंदा जिले में है। तो मैं आपको बता सिर्फ भीमबंध जो है वो आपका मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? देखिए आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, सिवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज और उपरोक्त में से कोई नहीं। जो बता दो सर्वोच्च लिंग जो अनुपात हमारे दर्ज किया गया है, उसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, गोपालगंज। जी हाँ, गोपालगंज में जो दर्ज किया गया था वो 1021 2011 की जनगणना के अनुसार जो अपना आया था ना अनुपात, वो गोपालगंज सबसे ज़्यादा थी। फिर दूसरा सिवान था जिसमें 988 है। फिर आपका सारण है जिसमें 954 पाए गए थे और किशनगंज में 985 रह गया था ये। ठीक है, इन सारे आंकड़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इस आंकड़ों से आप पता लगा सकते हैं कि संयुक्त रूप से बिहार के सभी जिलों में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था वो गोपालगंज है। ठीक है, जहाँ 1021 है, इसलिए राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी, लंबरदार, जमींदार, जेलदार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है पटवारी। हाँ, पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। ठीक है, सबको मालूम है पटवारी जो है लेखपाल राजस्व विभाग के ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत जो है सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तथा इसके बाद में अकबर ने इस प्रणाली को और बढ़ावा दिया था। शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री जो थे वो टोडरमल द्वारा पटवारी पद का सृजन किया गया था। इन्होंने इस कार्य को संभाला था, जिसका कार्य किसान और उसकी जोत के कागजात को बनाना और उनका संरक्षण करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है सी। केंद्रीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता व केंद्रीय पदाधिकारी उसकी विभिन्न अनुशंसी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। ठीक है, आमतौर पर संघीय व्यवस्था को दो स्तरों पर सरकारें होती है, एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है वो राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने के बाद कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र हो सीमित किया जाता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है में त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता का परिचय है, परंतु ये छोटे देशों की आदर्श व्यवस्था ना कि बड़े देशों के लिए। तो आपको बता दो जो कानून की एकरूपता है बड़े देशों के लिए जो आदर्श है ये यहाँ पर गलत मानी गई है। ठीक है, ये इसके लिए नहीं है, जबकि हमारे लिए जो केंद्रीय शासन की व्यवस्था उसके लिए हमें त्वरित निर्णय होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और कानून की एकरूपता को हमेशा ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर करना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना। या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बता दो जो समुदाय विकास का कार्यक्रम का उद्देश्य है वो ई है। क्यों है? भारत सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रायोगिक स्तर था वो 2 अक्टूबर, तो ये कब पारित हुआ था पहले ये याद करिए, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ठीक है, संविधान के बनने के 2 साल बाद। देश में कृषि कार्यक्रम संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे किस किस की बात हो रही है? देश में कृषि कार्यक्रम और संचार के प्रणाली सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया था। और ये लागू किया था पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया था, जिसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको सब समझ में आ रहा होगा कि 1 से 2 ऑप्शन सही है, तो इसलिए ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक जब ऑप्शन सही होता है तो हम ई चूज करते हैं। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन पे। आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी या पंजीकृत पार्टी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी जो है मैं बताती हूँ। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को एक पंजीकृत करता है। ठीक है, और उनके चुनाव जो है ना निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान कराता है। देखिए यह बात होगी राष्ट्रीय और राज्य। ठीक है, राज्य स्तरीय दलों, अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित आहर्ताओं का मतलब यहाँ योग्यता पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार से। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा में आम चुनाव से उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया है, या उससे अतिरिक्त उससे संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हैं। दूसरा, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके लिए उससे संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए। चौथा, यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीट के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हुई, या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन में कम से कम इतनी सीटें पर। इस प्रकार आम आदमी जो पार्टी है सारे अर्हताओं को पूर्ण करती है, जितने भी योग्यताएं हैं उसे पूर्ण की थी, अतः ये एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ठीक है, और ज्ञात होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी भी है, एक राज्य पार्टी भी है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी भी है। अतः ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन है इस ई। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है?
किसे कहा जाता है भाई? देखिए, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पक्ष या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है डी, अधिकार पक्ष। जी हाँ। पहले मैं बता दूं कि जो संवैधानिक उपचार है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, उपचारों के अधिकार को हम संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं या हृदय कह सकते हैं। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा क्यों वारंटियों को संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम भी कहा है। यह एक कार्यवाही होती है जिसके द्वारा न्यायालयिक लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच की जाती है और इसके उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है क्योंकि इसमें भी निर्णित न्यायिक कार्रवाइयों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्रवाई है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के बाद मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी डी ई होना चाहिए क्योंकि भाई उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध और सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमारे जो बिहार ने माना है वो उसका राइट ऑप्शन उन्होंने डी मांगना है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन की ओर। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वी पैट का संस्करण क्या है? क्या है वी पैट, है ना? तो देखिए M1 है, Z1 है, M3 है, Z3 है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर वो सी होगा। क्यों होगा भाई? निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए। ठीक है, जब निर्वाचन होता है तो जो उसकी जितनी भी प्रोसेस होते हैं उस तंत्र का जो अधीक्षण करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की थी और इसका उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया था। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए एक निर्वाचन आयोग द्वारा एक वोटर वेरीफाइड पेपर ऑन ट्रेल वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसलिए आंसर इज 3 इज करेक्ट। आपको सभी जगह मालूम है जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो एक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसी की जांच के लिए ये वीवीपैट का यूज़ किया जाता है जो M3 बेस पे इस समय कार्यरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 132 पे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दो इसका जो राइट आंसर विधानसभा की मैं बात करूँ तो भाई बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है? संविधान के भाग 6 में इसका जो लेख होता है विधानसभा के सदस्यों के भाग 6 है और अनुच्छेद 168 से 212 है। ठीक है, 168 से 212 आर्टिकल में राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनाई जाती है। वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुडुचेरी है जिसकी संख्या 30 है, जबकि राज्यों में सिक्किम है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में 403 है। इसीलिए जो उपयुक्त विकल्प है उसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय 60 है, मणिपुर भी 60 है कि एक संख्या एक समानता हिमाचल प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो संख्या है वो सर्वाधिक मानी जाती है, अतः इसका जो राइट आंसर होगा वो बी है। ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सीट है ना वो 68 है, बाकी सभी की 60 है, इन तीनों की 60 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक भारत का जो वरीयता क्रम है ना, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई, देखिए इसकी कब अधिसूचना आई थी ये जानना जरूरी है, 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिसे यूपीएससी का अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर आती है बात हमारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
जिसे मुख्य निर्वाचन, जिसे CEC कहते हैं, इनको CEC कहते हैं। फिर आती है बात हमारी भारत के नियंत्रक महालेखा परिषद, जिसे CAG कहते हैं, CAG। फिर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, इन देखिए पहले हमारे UPSC, CEC और CAG को वरीयता क्रम में एक समान रखा गया, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बार 17वें क्रम में रखा गया। अतः विकल्प जो है देखिए वो CE होगा, क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन जो एक साथ जब रखे गए तो वहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ना वो E है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त सही नहीं है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, या विधायिका कार्यवाही के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यकर्ता दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ई। देखिए क्यों है, शासन प्रणाली की समानता दो पद्धतियाँ होती है। देख पहली कौन सी है, संसदीय और अध्यक्षीय। ठीक है, भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। ठीक है, तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित की जाती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उपयुक्त में ई सही है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आइए राइट अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी। देखिए पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, सबको मालूम होना चाहिए। संविधान का इसमें जो उल्लेख है वो भाग 9 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद की बात करते हैं 243 से 243 अड़ा तक आता है। कौन सा अड़ा है ये जान लीजिए। ठीक है, ये वाले अड़ा की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ तक आता है। ठीक है, जब हम बात कर लें बलवंत राय मेहता थे, इन संविधान के पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया था इस अनुच्छेद में। वर्ष 1957 बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई। ठीक है, पंचायती राज की सिफारिश की गई और इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति से जिला स्तर पर जिला परिषद की इस सिफारिश को स्वीकार करने का जो कार्य हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, ठीक है, नागौर में पंचायत राजनीति व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। गौर मतलब है कि 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो सी है। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत के तहत हुआ था, जो बलवंत राय मेहता जी ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, कितना था भाई? 935, 934, 933, 932, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दो इसका राइट आंसर है ए। जी, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात जो 0 से 6 बाल लिंग अनुपात होता है कितने के बीच में? 0 से 6 ईयर्स के बीच में होता है, 935 था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के। वर्ष 2017 और 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.2, 14.6, 15.6, 15.2, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 14.6। बिहार आर्थिक समीक्षा जो हुई थी वो थी 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की जो विकास दर की स्थिति थी एवं चालू कीमतों पर क्रमशः 14.6 से और 17.9% थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 के अनुसार प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की जो विकास दर है प्रत्येक क्षेत्र में थी वो 8.5 से प्राथमिक क्षेत्र में 3.6 तथा द्वितीय क्षेत्र में 8.2 रही थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
वर्ष 2017 तथा 18 में मौजूद कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? GSDP कितना था? 4,87,628 करोड़, 3,61,504 करोड़, 1,50,036 करोड़, 5,63,424 करोड़। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ए। देखिए, बिहार आर्थिक समीक्षा जो 2020 और 21 के अनुसार जो हुई थी, चालू और स्थिर कीमतों पर बिहार राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद रहा था GSDP वर्ष 2019 और 20 में क्रमशः 6,11,804 था तथा 4,14,977 रुपये था। तो इसलिए राइट आंसर जो है इसका वो ए माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत, है ना, एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण साक्षरता विकास, ग्रामीण रेलवे, ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत समाचार लिंक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दो, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी योजना का जो काल वर्ष था वो 1980 से 85 रहा है हमारे बीच में। ठीक है, और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो हुआ था 2 अक्टूबर 1980 हुआ था। ठीक, 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया था। ठीक है, और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। और अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती या स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये जो कार्यक्रम था 2 अक्टूबर 1980 से स्टार्ट किया गया था और छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर रखा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग 2 मिनट सोचिए, फिर मुझे राइट आंसर बताइए। देखिए, तो अंत्योदय जो कार्यक्रम है सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था राजस्थान में। जी हाँ, और ये कब हुआ था? 1970 से 71 के बीच में। अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1970 से 71 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2007 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी, कितनी थी भाई? 5%, 6%, 2%, 3%, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे हम AFAO द्वारा अप्रैल 2008-18 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के योगदान में भारत की हिस्सेदारी जो थी वो 5.31% थी, जबकि मांस उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी जो थी वो 2.7% थी। आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 के अनुसार वर्ष 2019 और 20 में मांस और मांस से बने खाद्य पदार्थों की जो निर्यात हुई थी वो 23,347 करोड़ रुपए थे। आप समझ रहे होंगे कि इसमें राइट आंसर 1 से जब 2 हो जाते हैं तो ये अधिक है। ठीक है, वही अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान की जिम्मेदार मानता है वो है जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, या दहसाला प्रथा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रैयतवाड़ी प्रथा। जी हाँ, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है 34,55,882 करोड़, 30,55,882 करोड़, 32,55,882 करोड़, 28,55,882 करोड़। ये भी देखिए 55,882 तो सब में कॉमन है, दो दो का अंतर हो रहा है, 28 से 30, 32, 34, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्यों है ये भी मैं बता दूँ। जो आर्थिक समीक्षा हुई थी 2018-19 के बीच में, उसमें जो वित्तीय वर्ष निकला था 18-19 का, उसमें जो कुल विदेशी मुद्रा का प्रशासित भंडार था वो 28,55,882 करोड़ रुपए था। और भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन रिजर्व बैंक के अनुसार 25 जून 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 608.9 बिलियन, ठीक है, बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं, भूलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि भूलना का मतलब अपना कीमती समय गंवा रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? देखिए, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ई उपरोक्त में से कोई। तो देखिए ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्यों होगा? जो बिल्कुल सभी संस्थाएं हैं जितने भी अपने उसमें देखिए सभी प्रत्यक्ष वित्त के ही स्रोत हैं। देखिए नाबार्ड भी अपना प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अपना प्रत्यक्ष वित्त देता है, इंडियन बैंक SBI भी अपना प्रत्यक्ष वित्त, इलाहाबाद भी है ना। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंकों आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे, लघु तथा बड़े उद्योगों को भी प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर EPCG का पूर्ण रूप क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स या एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स या एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स या एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन, या में से कोई नहीं। तो आप लोग ज़रा 2 मिनट सोचिए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोच लिया आप लोगों ने कि नहीं? देखिए, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। जी हाँ, EPCG का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इस योजना का जो उद्देश्य था वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। वस्तुओं और सेवाओं की निर्यात क्षमता बढ़ाने, ठीक है, वस्तुओं और जो सेवाएं मिलती हैं उनका निर्यात जो है उसका क्षमता बढ़ाने तथा निर्यात की स्पर्धात्मक कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सरल बनाना था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, भूलिएगा नहीं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डैश प्रति माह प्राप्त होगी कितनी? 3,500, 2,000, 3,000 या 1,500, ये में से कोई नहीं। देखिए इसकी बहुत बड़ी स्कीम है, मैं पूरा आपको बता दे रही हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। बजट वर्ष 2019 और 20 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 15,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय वाले कर्मचारियों या कामगारों के लिए जिनकी आयु 18 से 40 के मध्य होती, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नामक एक बृहद पेंशन की योजना हुई थी, उसकी घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो था वो असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन दिलाने का प्रस्ताव था। योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह एक निर्धारित राशि जमा करनी होती थी और सरकार भी प्रति माह उतनी ही राशि जमा कराएगी, उससे 1 रुपये न ज़्यादा और न कम। ये योजना चालू वित्त वर्ष से ही कार्यान्वित हो गई थी तथा पहले वर्ष के लिए योजना हेतु 500 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग या नाबार्ड या ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
भैया क्या कृषि लागत मूल्य, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, नाबार्ड या ई उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या हो सकता है भाई? भारत में न्यूनतम जो समृद्धि दर है वो है हमारा कृषि लागत एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पर। क्यों था? कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। जी हाँ, वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इस संस्था का कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश सरकार से की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा से, जीडीपी से, जनसंख्या से, जीएनपी से, ई उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है जीडीपी। जी हाँ, प्रोफेसर जो है राजकृष्णन ने वर्ष 1981 में, ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया है, उसके कारण ही अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा ही प्रयुक्त हिंदी वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? चंपारण, मोतिहारी, राजगिरी, गया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये बता दो, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मोतिहारी में। बिहार में 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य जो कृषि कुंभ मेला था वो महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित किया गया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 30.12, 30.13, 32.11, 32.12। ये उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है सी, 32.11। देखिए, जून 2019 में नीति आयोग द्वारा एक जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019 में बिहार का स्कोर 32.11 रहा है। देखिए, कुछ राज्य हैं उसका आप स्कोर देख लीजिए। पहला है केरल जिसका स्कोर था 74.01। आंध्रा ए केरला का था, मैं यहाँ बना दे रही हूँ, अब देख लीजिए 74.01। फिर है आंध्र प्रदेश का 65.13। फिर है महाराष्ट्र का 63.99। मैं मिटा दे रही हूँ ऊपर का, एक मिनट। इसे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में। देखिए, केरला का 74.1, आंध्र प्रदेश का 65.13, महाराष्ट्र का 63.99। आइए फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिर है गुजरात हमारा जिसका है 63.52। और लास्ट में है पंजाब जिसका है 63.01। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो बिहार का प्रदर्शन था वो बहुत ख़राब रहा था, जिसमें 5 राज्य थे। कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जिसमें उत्तर प्रदेश का 28.61 था, बिहार 32.11 से था, उड़ीसा 35.97 से था, MP 38.39 था और 40.21 हमारा झारखंड रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई में लापरवाही मत करिए और जितनी अच्छी हो सके अपनी पढ़ाई को जल्द से ज़्यादा टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने भी हमारे क्लास में एडमिशन नहीं लिया है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिले मत करिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।